नमस्ते मित्रों। कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है करिया, जिसे लिखा है नई ताजादम साहित्यकार लकी राजीव जी ने। कहानी सुनकर अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। करिया, वो दोनों तो गोरी चिट्टी रही, चटपट ब्याह करके गई अपने घर। इनको कहाँ ब्याह होगी भाभी? चाची ने माँ को कोहनी मारते हुए ये बात इतनी तेज आवाज में कही कि मुझ तक पहुंच ही जाए। माँ ने उनको टाल दिया। जहां इसको जाना होगा वहां ये भी चली जाएगी। हर बिटिया अपना भाग्य लेकर आती है। सुनकर चाची थोड़ी मायूस होकर चुप हो गई थी। बात आगे बढ़ी नहीं। बढ़ती तो दो चार बार करिया शब्द का प्रयोग करके उनके चित्त को शांति मिल जाती। फिर वो मेरा रंग साफ करने के कुछ नुस्खे माँ को सुझाती। माँ झिझकते हुए वो नुस्खे मुझ तक पहुंचाती और मैं एक बार फिर गुस्से से बिलबिलाते हुए बिना खाना खाए सो जाती। बचपन से ये बात मेरे साथ बीमारी की तरह चिपकी रही। रंग दबा है, अपनी बहनों जैसी नहीं है, वो तो कपूर जैसी धरी है। आपकी ये बिटिया पूरे घर में सबसे अलग है। ये बातें पहले तो चुपती रही, फिर आदत में शामिल हो गई। दीदी के स्कूल में एडमिशन होते ही उनकी सहेली ने पूछा, ये तुम्हारी रियल सिस्टर है? रियल सिस्टर है? शक्ल तो एकदम नहीं मिलती। बचपन में मामा जी के यहाँ शादी में गई तो रिश्तेदारों ने बेखटके माँ से पूछ लिया, जब ये पेट में थी तब भुना बैंगन खाती थी क्या तुम? वो मजाक तो वहीं रुक गया, लेकिन इस भद्दे मजाक पर उठे कह ने कई सालों तक मेरा पीछा नहीं छोड़ा। बाजार से लाई सब्जियों में बैंगन को देखते ही वो मामा जी के यहाँ की भीड़, उस भीड़ की भेदती नजरें मेरे सामने आकर खड़ी हो जाती और ठहाकों की आवाज कानों में गूंजने लगती। मैं चुपके से बैंगन बगल वाले खाली प्लॉट में फेंक आती थी। वक्त बीतने के साथ बैंगन से दुश्मनी तो छूट गई, लेकिन मेरे ऊपर चिपका कल्लो या करिया का लेबल नहीं छूट पाया। ना ये लेबल बेसन से छूटा, ना चिरौंजी से, ना ही दुनिया भर की क्रीम और दवाओं से ही। ऊपर से जिस दिन इस तरह का कुछ हो जाता था, सारी दबी ढकी पुरानी बातें कूद कर सामने आ जाती थी। चाची क्यों आई थी? मैंने कहा है ना, मेरे छुट्टी वाले दिन इनको आने से मना कर दिया करो। उनके जाते ही मैंने माँ से सवाल किया। वो बिफर पड़ी। अरे क्या हमसे अपॉइंटमेंट लेकर आती है? उसका जब जहां जी करता है चली जाती है मुंह उठाकर। माँ के स्वर की कड़वाहट बता रही थी कि चाची का पूछा सवाल इनको कहाँ ब्याह होगी अभी तक माँ के मन में घूम रहा था, और उस सवाल का जवाब ढूंढते हुए वो आज दिन भर चिड़चिड़ाती रहेंगी। मैंने स्कूटर की चाबी स्टैंड पर से उठाते हुए चिल्ला कर कहा, अगली बार चाची पूछे तो बिटिया भाग्य लेकर आती है मत कहना। कह देना मेरी बिटिया भले ही करिया है, तुम्हारी गोरी चिट्टी लड़कियों से ज्यादा कमाती है। गुस्से से मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। स्कूटी लेकर मैं घर से निकल तो आई थी, लेकिन इसके आगे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि जाना कहाँ है। चौराहे पर पहुंचकर दाएं हाथ की तरफ इशारा करता हुआ मंदिर का बोर्ड दिखा तो लगा भगवान खुद ही मुझे आवाज देकर मंदिर बुला रहे हैं। मंदिर पहुंचते ही कुछ देखकर आंसुओं से आंखें डबडबाई। एक बच्ची अपने पापा का कंधा पकड़े खड़ी थी और उसके पापा जमीन पर टेक लगाए उसे सैंडल पहना रहे थे। जैसे ही उसके पापा खड़े हुए, बच्ची ने दोनों हाथ उठाकर गोदी लेने का इशारा किया। तब उसकी माँ ने डपट दिया, बट इतनी बड़ी हो गई, गोदी गोदी की लगी रहती तुझे। बच्चे के पापा ने भी एक पल में इस बात का समर्थन किया, लेकिन दूसरे ही पल बच्चे का उतरा हुआ मुंह देखकर झट से उसे गोदी में उठा लिया। बच्ची हंसते हुए अपने पापा से लिपट गई और इसके आगे मैं कुछ देख नहीं पाई। सब कुछ आंसुओं में गड्ढ-मड्ढ हो गया था। पापा की याद इस तरह से दिल में उठ रही थी कि तकलीफ महसूस होने लगी थी। पापा, इतनी जल्दी क्यों चले गए पापा? उनके सामने मुझको कौन कल्लो कहने की दम रखता था? माँ भी कुछ कहती तो डांट कर चुप करा देते थे। नहीं लगाएगी हमारी बिटिया उपटन सुपटन। वो क्यों चमकाए चेहरा? उसकी बुद्धि ही चमकती है। पापा के जाने के बाद ये बात किसी ने नहीं कही, बहनों ने भी नहीं, यहाँ तक कि माँ ने भी नहीं। जबकि उसी बुद्धि के बल पर मुझे इतनी अच्छी नौकरी मिली। पापा के असमय जाने के बावजूद हमें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ा।
लेकिन ये सब घर में कोई गिनता नहीं। गिनी जाती है उन टूटे हुए रिश्तों की संख्या जो मेरे दबे हुए रंग को लेकर टूटे। कई जगह शादी की बात चली, लेकिन किसी को अपने घर में भुना बैंगन नहीं चाहिए था। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे हुए वो सब याद करते हुए मन खिन्न होने लगा था। आंखें मूंद कर मैंने हाथ जोड़े ही थे कि एक जानी पहचानी आवाज ने चौंका दिया। आप हर संडे यहाँ आती है क्या? पिछली बार भी हम संडे को यहीं मिले थे। मैंने चेहरा घुमाया। पराग मुस्कुराते हुए मेरी ही ओर आ रहा था। मेरे ऑफिस का सहकर्मी। हाँ, मतलब अक्सर आ जाती हूँ, मैंने सामान्य होते हुए कहा और चुपके से अपनी आंखें भी पोंछ ली। वो वहीं सीढ़ियों पर आकर बैठ गया था। आप कई दिनों से दिखे नहीं ऑफिस में। उसने थोड़ी देर चुप रहने के बाद अचानक पूछ लिया। सूर्यास्त का ढलता लाल सूरज मेरे गालों पर भी लाली की एक बूंद छिटक गया था। मेरी अनुपस्थिति भी कोई नोटिस करता है। आजकल लिफ्ट से अपने फ्लोर तक पहुंच जाती हूँ। आपकी फ्लोर पर कोई काम भी नहीं पड़ा इस बीच में? तो हम्म कहकर पराग दूर ढलता सूरज देखता रहा। कुछ महीने पहले हम ऑफिस की एक वर्कशॉप में मिले थे। उसके बाद कभी सीढ़ियों पर मिलते, कभी कैंटीन में आमना सामना हो जाता। थोड़ी बहुत बातें होने लगी थी। आज दूसरी बार हम मंदिर में एक साथ बैठे हुए ऑफिस की उबाऊ बातों को परे रखते हुए इधर उधर की बातें करने लगे थे। किसके घर में कितने लोग हैं से शुरू हुई बात पसंद नापसंद पर आ गई थी। मुझे बैंगन का भुर्ता बहुत पसंद है, एकदम भुना हुआ बैंगन, सौंधा सौंधा। आप खाती हैं? उसके पूछते ही मेरे शरीर में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। ना में मैंने गर्दन हिला दी। जी में आया, कह दो खाती नहीं हूँ, एक भुना बैंगन हर दिन आईने में देखती हूँ। तभी उसकी कही एक और बात पर मन ठहर गया। सौंधापन, हाँ, ये खूबी भी तो होती है भुने बैंगन में। मंदिर से होकर लौटी तो मन उतना भारी नहीं था। अनजान लोगों की भीड़ सुकून दे रही थी या पराग के साथ बिताया हुआ वो समय, पता नहीं। लेकिन आज अपने आसपास कुछ भी इतना चुभ नहीं रहा था। अगले दिन ऑफिस में लिफ्ट की बजाय सीढ़ियां मुझे मेरी फ्लोर तक ले जा रही थी। सीढ़ियां अगले मोड़ को ढूंढ रही थी और मेरी नजरें पराग को। मैं आपको फोन करने ही वाला था, एक सरप्राइज है आपके लिए। बच्चों की तरह कूदता हुआ वो अपने डेस्क पर गया और एक छोटा सा बैग लाकर मुझे थमा दिया। ये क्या है? मैंने हैरत से पूछा। आपने कल बताया था ना, आपको कैथा बहुत पसंद है। कैथा मतलब कबीर, उसने आंखें नचाते हुए कहा तो मैं बुरी तरह झेप गई। बैग हाथ में थामे सीढ़ियां चढ़ते हुए मेरा मन भी छोटी छोटी ही सही सीढ़ियां चढ़ने ही लगा था। अपनी सीट पर पहुंचकर धीरे से एक कैथा निकाल कर देखा। पके कैथे की तेज महक पूरे माहौल में फैलने लगी थी। क्या लाई हो, हमें भी खिलाओ। सामने वाली सीट पर बैठी मिसेस शर्मा ने मेरे उस खट्टे मीठे उपहार को घूरते हुए कहा। मैंने झट से कैथा वापस उसी बैग में रखते हुए टाल दिया था। मेरा नहीं है, किसी ने दिया है, कहीं और देना है। हड़बड़ाकर मैंने कह तो दिया, फिर अपने बचपने पर हैरानी भी हुई। ऐसे कैसे एक अदनी सी चीज के लिए मैं इतनी आसानी से झूठ बोल गई? अदनी सी? सच में? दिन भर वो उपहार मेरी डेस्क की दराज महकाता रहा और जितनी बार मैंने दराज खोली मुझे पराग की याद दिलाता रहा। उपहारों का आदान प्रदान शुरू हुआ तो फिर रुका नहीं। मैंने उसे मधुमालती की एक बेल दी, उसने मुझे बरगद का बोनसाई दिया। फिर मैंने उसे एक किताब दी। उधर से एक पर्स आया। जब मैंने उसके जन्मदिन पर झिझकते हुए शर्ट दी तो उसने बिना मेरा जन्मदिन आए मुझे तांत की एक साड़ी दे दी। हमारे तोहफे जैसे जैसे औपचारिकता के दायरे से निकलकर करीब आते जा रहे थे, उसी तरह हम दोनों भी आपकी औपचारिकता से निकलकर तुम पर आ चुके थे। दोस्ती थोड़ी और प्रगाढ़ हो रही थी, इतनी प्रगाढ़ कि वो मुझे साधेकार टोकने भी लगा था। ऑफिस में टीका लगा कर आती हो, अजीब नहीं लगता? तुम इतना सिंपल क्यों रहती हो, कभी जीन्स क्यों नहीं पहनती? मैं कभी तो इन बातों पर खींच जाती थी, कभी मुस्कुरा देती थी। पापा के बाद कोई तो है मेरे लिए इतना सोचने वाला, इतना गौर करने वाला। ऊपर से सबसे बड़ी बात,
कि मेरे रंग को लेकर उसने कभी भी कुछ ऐसा नहीं कहा था जो मेरा दिल दुखा जाए। मैं धीरे धीरे अपने आप को पसंद करने लगी थी। मुझे कोई देखता था, मुझे कोई ढूंढता था। मेरे अंदर की स्त्री पनपने लगी थी। मैं अपने मन के अंधेरे से बाहर आने लगी थी, सजने संवरने लगी थी। जिंदगी से शिकायतें कम हो रही थी। एक दिन मौका देखकर माँ से उसका जिक्र छेड़ दिया। मुझे लगा कि शायद वो अब तो अपने उस सिक्के को कीमती मानेंगी जिसको बाकी लोग खोटा मानते आए थे। लेकिन मैं एक बार फिर गलत थी। माँ ने बड़ी तेजी के साथ हाथ में पकड़ा अखबार मेज पर दे मारा था। हम यहाँ घर घर जाकर अरज लगाते फिर रहे हैं, फोटो बायोडाटा बांट रहे हैं, वहाँ अलग रासलीला चल रही है तुम्हारी। तभी हम कहे, आजकल बिंदी लिपस्टिक सब पोत कर कहा ऑफिस निकला जा रहा है। आपको दिक्कत क्या है माँ? मैंने पहली बार इस तरह अपनी किसी इच्छा के लिए माँ से जिरह की थी। माँ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। दिक्कत है, दसियों तरह की दिक्कत है। पहले तो हमारी जात का नहीं है, ऊपर से पिछले महीने तुम्हारे जीजा रिश्ता लाए, तब तो तुमने झटके ही दिया था कि अभी तो मैं पीएचडी करूंगी। अब हो गई तुम्हारी पीएचडी। माँ ने मुंह टेढ़ा करके जिस तरह मेरी नकल की, आंखों में क्रोध और तिरस्कार आंसू बनकर मेरे गालों पर आ गए। जीजाजी के लाए रिश्ते को मैं बहाना बनाकर टाल गई थी। लड़का मुझसे कम पढ़ा लिखा था, नौकरी थी नहीं, ट्यूशन करके घर चला रहा था। जीजाजी ने एहसान का एक पुलिंदा मेरे कंधों पर लादते हुए कहा था, हमारे मार्फत आया रिश्ता है, ना तो दहेज की समस्या होगी, ना शक्ल सूरत पर कोई कुछ कहेगा। जीजाजी की आंखों में उतरे इस निपटाने वाले भाव को देखकर ही तो मैंने आगे पढ़ाई का बहाना बना दिया था। माँ उस दिन से ही चोट खाए बैठी थी। आज मौका मिलते ही मन में भरा पूरा जहर मेरे ऊपर उड़ेल बैठी। उस दिन के बाद से मैंने पराग से मिलना कम तो नहीं किया, बस अपनी मंशा माँ पर जाहिर कर दी। उसका फोन आता तो हेलो हाँ पराग कहकर जता देती कि किससे बात कर रही हूँ। एक दो बार ऑफिस से फोन करके माँ को बताया कि आप खाना खा लीजिएगा, मैं पराग के साथ बाहर जा रही हूँ। बीतते समय के साथ शायद माँ ने भी यह रिश्ता स्वीकार करना शुरू कर दिया था। न तो पराग के नाम से अब वो चिढ़ती, न ही मुझे किसी और लड़के की फोटो दिखाती। एक दिन सुबह सुबह फोन पर पराग का नंबर चमका। उसने सीधे यही कहा, मम्मी तुमसे मिलना चाह रही थी, आज संडे, कुछ प्लान करते हैं, कहीं भी, जहां तुम बताओ। ऐसे अचानक? सब ठीक तो है? मैं हड़बड़ा गई थी। पराग ने एक पल ठहर कर धीरे से पूछा, अरे, अपने होने वाली बहू से मिलना है उन्हें? इसमें इतना चौंक क्यों रही हो? एक झटके में कही गई ये बात मेरी सुबह में थोड़ा और उजाला भर गई थी। मेरे सामने सारे रिश्तेदारों के चेहरे घूम गए, खास तौर पर चाची का। उनके माँ से पूछे गए सवाल का, इनको कहाँ बिहाओगी, का जवाब मुझे मिल गया था। थोड़ी देर बिस्तर पर पड़ी मैं बिना बात ही मुस्कुराती रही। फिर जाकर माँ को अटकते रुकते सारी बात बताई। हम लोग भी मिल लेंगे आपस में, बताओ, सही रहेगा ना? आधे मन से ही सही, माँ ने हाँ में सिर हिला दिया था। फिर वो रसोई में चली गई थी और मैं पराग को मैसेज करके बैठक की सफाई में लग गई थी। सोफे के कुशन बदले गए, पंखे पर गीला कपड़ा मारा गया। मेरे मन पर जमी धूल पर भी कुछ छींटे पड़े। मन की जमीन सौंधी सौंधी महक रही थी। मैं आंखें मूंदे हुए पापा की कुर्सी पर सिर टिकाए बैठ गई थी। क्या बना ले, बताओ, उसको क्या पसंद है? माँ ने हिचकते हुए पूछा था। मैंने बिना एक पल गंवाए जवाब दिया, कुछ भी बना लो, साथ में बैंगन का भुर्ता जरूर बना लेना। माँ कुछ देर तो मेरी तरफ हैरत से देखने के बाद आगे बढ़ गई थी। मेरे भीतर एक खलबली सी मची हुई थी। आज का दिन जैसे पैरों में पत्थर बांध कर आया था। दुनिया भर के काम हो चुके थे, लेकिन शाम अभी तक आई ही नहीं थी। दसियों कुर्ते साड़ियां बिस्तर पर फैलाए हुए मैं तय नहीं कर पा रही थी कि पहनूं क्या। उधर रसोई से भी हर थोड़ी देर में एक अनूठी महक निकलकर पूरे घर को महका जाती थी। इतना सब क्यों बना रही हो माँ? अब आप हटो, मैं कर दूंगी बाकी। मैंने माँ को जाकर हटाने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे ही रसोई से बाहर खदेड़ दिया। तुम आना भी नहीं इधर, जाओ, बाल ठीक करो, कोई ढंग का सूट पहनो, देखो फोन भी बज रहा है तुम्हारा।
भागते हुए मैं कमरे में आई, देखा पराग की कॉल थी। हेलो, मैंने लपक कर फोन उठा लिया। कहाँ थी तुम? तीसरी बार में उठाया है फोन। मैं पराग की झंझलाहट पर निसार हो गई। अरे किचन में थी, माँ पता नहीं क्या क्या बना रही हैं आज। मैंने शीशे में अपने आप को देखते हुए पराग को बताया। तभी उसका अगला सवाल आ गया। अच्छा सुनो, क्या पहन रही हो शाम को? तुम ही बता दो। साड़ी पहनकर पल्लू सिर पर रखकर चाय की ट्रे वाली एंट्री करूं? मैं बोलते हुए जोर से हंसने लगी, लेकिन पराग गंभीर था। प्लीज यार, बी सीरियस। अच्छा सुनो, वो तुम्हारा आसमानी वाला अनारकली है ना, वो पहनना। मुझे थोड़ी सी हैरानी हुई। इस बात पर इतना परेशान क्यों है ये? मैंने शरारत से पूछ लिया। वही क्यों? कुछ खास बात है उसमें? हाँ, उसमें तुम्हारा रंग थोड़ा खुला खुला लगता है, पराग ने बेखटके बोल दिया। एक सरसराता हुआ तीर धक्क से आकर मुझे लगा। रंग खुला लगता है मतलब? इससे कुछ फर्क पड़ता है क्या? पूछते हुए मेरे होंठ कांपने लगे थे। पराग ने तुरंत कहा, मतलब उसमें तुम्हारा रंग इतना ज्यादा दबा नहीं दिखता। और फेयर दिखने से फर्क क्यों नहीं पड़ता? तुम्हारे पास कंसीलर, फाउंडेशन, ये सब होगा, लगा लेना सब। इनफैक्ट मैं तो कहूंगा किसी ब्यूटी पार्लर में जाकर हल्का सा तैयार हो लेना। एकदम चमक कर माँ के सामने जब आओगी ना, माँ झट से ओके कर देंगी। सुनो ना पराग, प्लीज, मैं ये सब कर नहीं पाऊंगी। मेरी आवाज बुझने लगी थी। पराग ने एकदम साफ साफ कहा, तुम समझो तो, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। माँ को ऐसे थोड़ी पसंद आ जाओगी। बी प्रैक्टिकल यार। फोन कट चुका था, लेकिन कुछ बातें अभी भी कमरे में गूंज रही थी। पराग की नसीहतें, उसकी कही बात, फर्क क्यों नहीं पड़ता फेयर दिखने से? माँ को ऐसे ही थोड़ी पसंद आ जाओगी। मुझे लगा चाची सामने खड़ी होकर अंगूठा दिखा रही हैं। मामा जी के यहाँ के सारे रिश्तेदार फिर से ठहाका मारकर हंस रहे हैं। उन सब के साथ एक कोने में पराग भी खड़ा है, फाउंडेशन की शीशी पकड़े हुए मुझसे प्यार से कह रहा है, लो, लगा लो अपने चेहरे पर, गर्दन पर, हाथों पर, फिर कर लूंगा शादी। मैंने घबराकर अपना चेहरा हथेलियों में छुपा लिया था। ऐसा लगा जैसे सब्जी मंडी लगी है, सारी सब्जियां धो पोंछ कर चमका कर सजाई जा रही हैं। जो चमक रही हैं जल्दी बिक जाएंगी, बाकी डलिया में वापस जाकर अपनी किस्मत को कोसेंगी। बाजार में मौजूद सारे लोग एक से हैं, बस किसी का मुखौटा जल्दी उतरता है, किसी का देर से। वैसे देखा जाए तो किसी को ये बात समझ में नहीं आती कि कलर बॉक्स तब तक अधूरा रहता है जब तक कि उसमें काला रंग ना हो। लेकिन हमारी जिंदगी में इस काले रंग को इतना छुपाया क्यों जाता है? क्यों कोशिश करते हैं लोग इस रंग को बदलने की? मुझे पसंद है मेरा रंग। मुझे नहीं बदलना अपने रंग को, अपनी आदतों को, अपने आप को। मैंने मोबाइल उठाकर टाइप करना शुरू किया। पराग, मेरे पास नहीं है कंसीलर और फाउंडेशन, ना मेरी स्कूटी किसी ब्यूटी पार्लर का रास्ता ही जानती है। मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूंगी। तुम्हारी माँ भी एक काली कलूटी लड़की को देखकर निराश ही होंगी। ऐसे में मेरे घर आकर क्या करोगे? मैसेज भेजते ही मैंने स्विच ऑफ करके फोन बिस्तर पर फेंक दिया। मॉनसून मेरे अंदर दस्तक दे चुका था। थोड़ी देर पहले बिजली गिरी थी, अंदर बादल घुमड़ रहे थे, आंखों से बारिश शुरू हो चुकी थी। रसोई से अब एक नई महक बाहर आ रही थी, बैंगन भुनने की। मेरी देह और मेरा मन उस महक का अस्तित्व स्वीकार नहीं कर पा रहा था। मित्रों, शरीर के रंग को लेकर अभी भी भारतीय समाज में बहुत ज्यादा भ्रांतियां हैं। यह सही है कि गोरा रंग अट्रैक्ट करता है, लेकिन काले रंग का भी अपना आकर्षण होता है। और काले रंग की लड़कियां भी बड़ी चमकती दमकती दिखती हैं। खैर अभी तो बदलाव आ चुका है समाज में, लेकिन फिर भी काले रंग को लेकर तो एक तरह का थोड़ा दूर छिटकने की लोगों की आदत बनी हुई है। लोग चाहते हैं कि गुण भी हो, मन भी सुंदर हो, लेकिन शरीर भी गोरा हो। केवल मन की सुंदरता और गुणों की परख करना अभी सभी लोग समझ नहीं पाए हैं। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे कहानी करिया, जिसे लिखा है हिंदी साहित्य में नवीन बयार के समान लेखिका ने। नाम है जिनका लक्की राजीव। इतनी प्यारी कहानी के लिए हम लक्की राजीव जी को धन्यवाद देते हुए कहानी का समापन करते हैं। आपको कहानी कैसी लगी
कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। आपका दिन शुभ हो।